My name is Hafsa Khan. I am the president of UMT Psychology Club. I welcome you all to the webinar, Mental Health Awareness and the Stigma and Discrimination. Me and my team feel so proud to announce that we have Ms. Zikra Faiz on board as the mentor of the club. Ms. Zikra Faiz has done MPhil in Special Education. She is certified RBT and visiting lecturer at University of Education. Today, she will be bringing the participants with her immense knowledge. Before starting this webinar, I want you guys to know that this is an interactive session and your participation matters a lot. So we are going to start without any further delay. Now moving forward, I would like to invite Ms. Zikra Faiz. Miss Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, I'm good. आप साथ कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस हम फिर स्टार्ट करते हैं पहले मेंटल हेल्थ से ही कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। Definitely. Hello everyone. I hope आप सब कुछ ठीक होंगे और आज ये एक बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन है। इसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन इवन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, अगर कुछ मदर्स हैं कुछ स्पेशल नीड चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उनके बिहेवियर, उनके मूड, उनके थिंकिंग, तो ये प्रेजेंटेशन जस्ट एक आप लोगों के लिए हेल्प के लिए है। बट आप मुझे ड्यूरिंग सेशन अगर आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है या आप पूछना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। अच्छा, अगर मैं मदर से क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों के मतलब आप लोग क्या सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, तो आप लोग इसको कैसे डिफाइन करें? एनीवन? किसी को भी नहीं पता मेंटल हेल्थ के बारे में? कुछ भी आइडिया? एनी आइडिया? चले मैं बाय नेम ही पूछ लेती हूँ। कुछ हैं जैसे लाइक सहर, सहर रजाक और जैनब। कैन यू हेयर मी? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेंटल हेल्थ बिल्कुल लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें तो इट्स लाइक स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ माइंड। बेसिकली हमारे माइंड की, हमारी बेसिकली हमारी मेंटल हेल्थ यही होती है। लिटरली वर्ड्स में डिफाइन करना नहीं आ रहा, बट हमारी सो कितनी व्हाट वेल यू बीइंग थिंक, है। अगर हम कहीं पे बात करते हैं मेंटल हेल्थ इलनेस की या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की, तो ये सेम है कि इनमें कुछ डिफरेंस है? मैम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस आ जाता है कि अगर जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली अगर हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, कि उसमें हमारी पैथोलॉजी आ जाती है कि डिसऑर्डर्स जिस तरह से ये स्क्रीन पर भी आ रहे हैं कि डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह। और अगर हम जनरली मेंटल हेल्थ इलनेस की अगर आप ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बात करें तो उसमें हमारा आ जाता है कि स्ट्रेसर्स, डेली लाइफ स्ट्रेसर्स जो आ जाते हैं हमारे। और that's what my understanding is. राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाइक इलनेस में हम ये कहते हैं जैसे हम बीमार हैं या हमें बुखार है, तो हम कहते हैं जैसे थोड़ा सा आपकी मेंटल हेल्थ में हल्का सा कोई इशू आ गया है, तो आप वो लाइक आजकल जैसे थेरेपीज है, काउंसलिंग है, आप किसी से बात शेयर कर लेते हो, आपको कोई डिप्रेशन है, आपको उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है, तो आप फाइंड आउट कर लेते हो। डिसऑर्डर में क्या आता है कि लाइक आपकी एक चीज है जो कि मेंटली एक ऑर्डर में नहीं, डिसऑर्डर में, और हमने उनको एक चीज को ऑर्डर में लेके आना। तो इट्स अ माइनर डिफरेंस, बस अगर आप इसको अब लेटेस्ट टर्म में यूज करें तो हम ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इलनेस और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ये एक ही रेंज में आती है। बट डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये बहुत वाइड रेंज, इसमें फिर हम इसकी एक, हम नहीं कहेंगे कि इसमें हम सिर्फ बिहेवियर्स को लेके डिस्कस करते हैं, हम इसमें सिर्फ मूड को डिस्कस करते हैं, हम इसमें सिर्फ पर्सन की थिंकिंग को डिस्कस करते हैं। ये एक वाइड रेंज आ जाती है। फिर इसमें हर किस्म की डिसेबिलिटी, जैसे आप हम लोग अगर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें फिर वो चीज भी इंक्लूड हो जाती है। इसमें हमारी डिप्रेशन, स्टूडेंट्स की जैसे आजकल एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल बच्चे जो डिले के साथ होते हैं, डिसऑर्डर के साथ होते हैं। तो अगर हम फिर MHD की बात करें तो वो एक बहुत ज्यादा वाइड रेंज हो जाती है और हर चीज उसके अंदर फॉल करती है।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम मेंटल हेल्थ इलनेस की बात करें तो स्टूडेंट्स को अगर हम आम बच्चों की बात करें तो स्टूडेंट्स को किस किस प्रॉब्लम का, अगर हम यूनिवर्सिटी में बात करें, स्टूडेंट्स क्लासरूम में या मास्टर्स के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो मेंटल हेल्थ इलनेस कहाँ से वी कैन फील कि हाँ यहाँ पे हमें फील हो रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेंटली मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, और कुछ मतलब मुझे कोई इफेक्ट चेंज आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ इलनेस का बेसिकली इशू यही है कि इट इंक्लूड्स ओवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आपके लिए सोशल इफेक्ट्स जो हमारी हमारी मेंटल कंडीशन के ऊपर होते हैं, और इट इफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। लाइक अगर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं मेंटली, मैं फिजिकली, मैं एक्टिव नहीं, मैं किसी भी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मुझे खाने का मसला होगा, मुझे सोने में मसला होगा, मुझे हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मेरा रिजल्ट जो हमेशा है वो लो से लो आए। और अगर हम न्यूरोटिपिकल बच्चों से हट के बात करें और अगर हम उनको कहें कि उनके अंदर कोई डिसऑर्डर है, सो व्हाट यू थिंक कि उन बच्चों में और न्यूरोटिपिकल बच्चों में क्या डिफरेंस है? एनीवन? लगता है मुझे फिर से नाम लेके पूछना पड़ेगा। समन खालिद, नादिर अली गिलानी, जीनत अब्बास, एनीवन? दानिश? Sorry, I just joined, didn't listen to your question. इट्स ओके मिस। मैं सिंपल ये पूछ रही हूँ कि हम लोगों ने अभी बात करी है मेंटल हेल्थ इलनेस की, तो जो स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम न्यूरोटिपिकल बच्चों की बात करें और अगर हम बात करें जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं कुछ स्पेशल नीड्स के साथ है, तो मेंटल हेल्थ इलनेस की बात करें तो कैसे इनके बिहेवियर, मूड्स और जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे हैं जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है बट वो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो आप कह लें कि ब्लाइंड बच्चे हैं लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह इंक्लूसिव सेटअप में लाइक यूएमटी या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों की अगर मेंटल इलनेस की बात करें तो क्या डिफरेंस आता है? I think mental illness specifically वो illness नहीं होती है जो हमें apparently नजर आती है. Sometimes aggressive behavior भी mental illness में आता है. Sometimes बच्चे normal हैं, students normal हैं, पर उनका aggressiveness इतना है कि वो एक normal बच्चे से थोड़ा हटके हो रहा होता है. तो एग्रेसिवनेस क्यों होती है? एग्रेसिव क्यों होते हैं बच्चे? रीजन होती है इनकी भी कोई? So you are saying कि reasoning behind this behavior रीजन, या राइट? फ्रीक्वेंट नेगेटिव इमोशंस, टॉन्टिंग, फैमिली प्रेशर्स, समटाइम्स वो जो पढ़ना चाह रहे होते हैं, पढ़ाना वो नहीं चाह रही होती है, इसलिए उनको वो चीज भी प्रेशराइज कर रही होती है. चेंजिंग एनवायरनमेंट, यस. और टीचर मूड, टीचर्स के बिहेवियर आई थिंक तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पे इफेक्ट करते हैं। सोशल प्रेशर भी हो सकता है, राइट? और सबसे मेजर चीज, इंक्रीज यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज आजकल सबसे ज्यादा किया जा रहा है और मेंटल हेल्थ पे जो सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट कर रही है वो सोशल मीडिया का यूज है। अगर हम लेटेस्ट रिसर्च की बात करें नेशनल अलायंस ऑफ मेंटल हेल्थ की, तो उन्होंने कहा कि 73% ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, 73% स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर वो मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो और कंपैरिजन और कंपटीशन, कि उसके पास ये है ये मेरे पास, मैंने भी ये करना है क्योंकि उसने ये किया, उसने अगर ए ग्रेड लिया है तो मेरा क्यों नहीं आया, टीचर ने उसको अगर ए ग्रेड दिया और मुझे क्यों नहीं दिया, हम एक ही ग्रुप में थे, उसने वो यहाँ गया है या वो इधर गया है तो मैं क्यों नहीं। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज जो है वो मेंटल हेल्थ इलनेस की रीजन। इट कैन बी गैजेट्स आल्सो, मतलब सोशल मीडिया तो एक मीडिया के उसमें आ जाता है, गैजेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स इट के. इंक्लूड एवरीथिंग।
अगर हम अपने लाइक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की बात करें, अगर हम सोशल मीडिया के गैजेट्स की बात करें, आईपैड, एप्स बहुत ज्यादा बच्चे, कार्टून बहुत ज्यादा देखते हैं, तो बेसिक रीजन अगर हम देखें तो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल उनकी बर्थ हो रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाय बर्थ बच्चे बिल्कुल ठीक है। आफ्टर 1.5 और 1.6 पेरेंट्स समहाउ उनको फोन दे देते हैं, अच्छा कार्टून लगे हैं, आप देखो हम लोग काम कर रहे हैं, हम आते हैं, तो उसमें जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों का वो वन वे, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, बच्चे किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे की जो सोशलाइजेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई आवाज दे रहा है, बच्चा कार्टून देख रहा है, खाना है बच्चे के सामने रख दिया गया है, मदर्स खिला रहे हैं, उसके बाद काम कर रही है, उस बच्चे की कोई भी इंटरेक्टिव कोई एक्टिविटी उसमें इंक्लूड नहीं। तो बेसिक रीजन क्या है कि सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा है, जिससे बच्चों की मेंटली आपको अफेक्ट करे, बच्चों की थिंकिंग, बच्चों की कम्युनिकेशन, बच्चों की सोशलाइजेशन, उनकी कॉपरेशन, इवन उनकी एकेडमिक्स, राइटिंग स्किल्स, और बच्चों के अंदर वो जो माइलस्टोन आते हैं वो डिले आते हैं, वो फिर आ जाते हैं उस एज में। अगर बच्चा 1.8 का है, वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा कार्टून देखने की वजह से या स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से बच्चे के अंदर वो एक डिले आता है जो कि पेरेंट्स नोट नहीं करते हैं, और बिहेवियर इशू सबसे ज्यादा आते हैं। लेट सपोज अगर आप बंद कर रहे हैं, कार्टून बंद कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हो कि कार्टून टाइम फिनिश, तो वो क्राइम स्टार्ट कर देगा, वो रोएगा, शाउटिंग करेगा। तो बेसिक रीजन क्या है, मेंटल हेल्थ उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, उसने बहुत ज्यादा शाउट किया, क्राइम किया, आपने कहा अच्छा अच्छा चलो, घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स ने कहते अच्छा ये बहुत रो रहा है, रोक दो रोक दो रोक दो, कोई बात नहीं, दे दो थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए और देख लो, 5 मिनट के लिए और। आपने वहां पे ये फोकस नहीं किया कि बच्चे के अंदर जो नेगेटिव बिहेवियर्स इंक्रीज हो रहे हैं वो कहाँ तक इन फ्यूचर जाए। आपने उसको दे दिया, फिर दे दिया, फिर दे दिया, उसकी अटैचमेंट ही सिर्फ उस स्क्रीन के साथ, जिसकी वजह से जो माइंड का हमारा एक फंक्शन है कि हमने ये काम इस एज में करना है, या ब्रेन की जो ग्रोथ है वो स्टक हो, जब वो स्टक होती है तो फिर हम जब कहते हैं अच्छा बच्चा ये काम नहीं कर रहा, इसमें कुछ डेवलपमेंटल डिले आ रहा है, उसका मेंटली बच्चा बहुत चीखता है, तो जो हमारी जो मदर्स हैं वो क्या कहती हैं, कोई बात नहीं, जो इसके फादर थे या जो इसकी थी वो भी अब जवानी में ऐसे ही करते थे, उनके अंदर भी ये हैबिट, नो नॉट एट ऑल। हम लोगों की जो रूटीन है 21st सेंचुरी में वो बहुत ज्यादा चेंज हुई, और उसके बाद जो सबसे पहला हमारा ईटिंग, हम लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स वो बहुत ज्यादा चेंज है। बच्चे आजकल इवन यूनिवर्सिटीज में भी आप लोग हैं, आप देखें कि उनका जो ईटिंग स्टाइल है, उनका ईटिंग पैटर्न है वो टोटली चेंज है। अगर हम उनकी बात करें तो वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच टाइम में उनका ब्रेकफास्ट हो रहा है। अगर हम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की बात करें तो उनके खाने में भी बहुत स्पेसिफिक है जी, वो बहुत मूडी है, वो हर चीज नहीं खाते, वो चूजिंग है, वो बस ये खाते हैं, वो ये खाते हैं। तो जो हमारा आप कह लें कि ईटिंग हैबिट है और स्लीप पैटर्न, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके मेंटल हेल्थ पे। और एक लोग होते हैं कि जैसे अगर हम अपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बेसिकली उनको रेफर किया जाता है साइकोथेरेपी के पास, या आप काउंसलिंग करवाएं, तो वो उसके ऊपर एक स्टिग्मा होता है कि नहीं, अगर किसी ने कहा वो आप सेशन लेने जा रही हैं, आप अपनी काउंसलिंग करवा रही हैं, तो बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि अच्छा शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं मेंटली ओके नहीं हूँ, लेकिन आप फिर किसी से शेयर नहीं करते, वो बात आपके अंदर ही अंदर रहती है, और ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो नेगेटिव में चेंज होता है। आप जितना मर्जी अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, फिर आप हर चीज को नेगेटिव अज्यूम करते हैं, अच्छा नहीं ऐसे, ये तो ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, जो आपकी फिर मेंटली कंडीशन है वो वर्स हो जाती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ एड अप करना चाहें, एनीवन, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी कोऑपरेटिव हो और एक्टिव, क्वेश्चन आने चाहिए कि मुझे बात करने का मौका ना एक्सक्यूज मैम। मिले। जी मैम इसकी बेसिक वजह तो ये है ना, हमारे वालिदैन का बिहेवियर है, तो हम अपने वालिदैन के बिहेवियर को किस तरह चेंज करें। वो तो देखें ना, मैं बेसिकली एक बैकवर्ड एरिया का हूँ, विलेज में रहता हूँ, तो उनकी जी अभी भी सोच ना वो पुरानी वाली है कि जिस तरह हम लोग थे वो अभी भी हमें उसी तरीके का समझते हैं कि हमारी वो के थॉट्स वगैरह उसी तरीके से जज करते हैं, तो लेकिन हम कुछ और सोच रहे होते हैं। मैम ये भी हमें मेंटली बड़ा डिस्टर्ब करता है। हम अपने वालिदैन की थॉट को किस तरह चेंज कर सकते हैं? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। देखिए
हम अपने पेरेंट्स के थॉट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी, कहते हैं ना, हम जिस इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं वो चीजें, वो इन्वायरमेंट, वो माहौल हमारे अंदर रच बस गया, हम उसको अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको पॉलिश करें, हम उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि ये देखें, जब आपका जमाना था तब आप जैसे सिंपल, तब एक चीज अगर 4 रुपए की थी उसकी प्राइस 4 रुपीज थी, अब वही चीज 20 की है। अब हम कहते हैं जी बहुत ज्यादा महंगाई होगी, वो महंगाई नहीं होगी, क्योंकि वो अब हमारी नीड है, हमारी जरूरत है, और अब हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो गई है। तो आप उनको उस टॉपिक पे आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि उन लोगों के जो पेरेंट्स के माइंड है, चेंज करना बहुत मुश्किल काम, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा था, या हम सुबह 5 बजे उठते थे, आजकल के लोगों को देखें, या बहुएं आती हैं या कुछ भी आता है, ये तो 10-10 बजे सो के उठते हैं। हम 5 बजे उठते थे, हम घर में सब कुछ बनाते थे, हम बाहर से नहीं लेके आते थे, हम होस्टिंग नहीं करते थे। उनको मेंटली, बजाय इसके कि आप हाइपर हो, आप कुछ भी करें, आप उनको बिठाएं और उनको एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा ये देखें, ये ऐसे है, और अगर ये ऐसे हो जाएगा तो अब आजकल इस चीज की जरूरत ज्यादा है। पहले उनको गलत ना कहें, क्योंकि जिस पॉइंट पे जब आप उनको बार बार रॉन्ग कहेंगे ना, नहीं आप सही नहीं कह रहे, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो वो भी बड़े हैं, फिर वो जिद में आ जाएंगे कि हमारी जो एज है, हमारी जो जिंदगी का तजुर्बा, एक्सपीरियंसेस है, वो आपसे डबल है, आपको नहीं पता, आप बच्चे हो। और आपने इस चीज को प्रेशर लेके नहीं सोचना, रिलैक्स, ठीक है, आप दो अपने माइंड में रखें, या ये चीज होगी या नहीं होगी, या वो एक्सेप्ट कर लेंगे या वो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं करते तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर चीज का वे आउट निकालना है। आपने सोच के ये चीज बैठ नहीं जानी, अब उन्होंने नहीं कहा ओके फाइन एवरीथिंग इज फाइन, नो, आपने कुछ ना कुछ वे आउट निकालना और पॉजिटिवली निकालना। अच्छा अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे, तो वो जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपना वे ऑफ मेथड, या आप कुछ भी कह लें, जो भी चीज है आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। चीज आपकी ही होगी, लेकिन उनके मेथड में आप चेंज कर लोगे। लेकिन जब उनको पता चलेगा ना, अच्छा ये काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह हम चाह रहे हैं थोड़ा सा वो टच भी है, तो डेफिनेटली कुछ देर के बाद वो आपकी बात पे मान लेंगे, अच्छा चलो ठीक है जाओ कर लो। मैम मैं इधर एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह के मैम जो मेरे वालिदैन है वो चाहते हैं कि आपका CGPA आना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे, मैं उसमें सीखूंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये भी खदशा है कि मैं उसमें शायद फेल हो जाऊँ। लेकिन मैं, वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, सिर्फ आपका CGPA मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ जी मैं कुछ सीखूं। तो मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं वालिदैन को अब किस तरह समझाऊं? अब आप देखें वो CGPA मेंटेन क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की नीड है। अब वो कहीं जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे की लर्निंग कितनी हो रही है, हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, इन फ्यूचर उसके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में जाते हैं, सबसे पहले क्या बताते हैं, अच्छे कितने परसेंट मार्क्स आए आपके बच्चे के, 90%, वाओ मेरे बच्चे के तो 95 आए। तो वो फिर एक आपके लिए कंपैरिजन आ गया ना। आपने अपने पेरेंट्स के माइंड में ये चीज क्लियर करनी है कि मैं अगर यहाँ पे 95% भी ले आता हूँ, मैं सिर्फ रट्टा मार के ला रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। और अगर मैं वही 70% ला रहा हूँ, लेकिन मैं सीख बहुत कुछ रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी लर्निंग ज्यादा हो रही है, तो आपको क्या चाहिए? और वो ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंड में CGPA ही है कि डिग्री के ऊपर एक अच्छा, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन आप अपना ट्रैक चूज कर लें। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपके लिए, अपनी जात। घर वाले इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ, आप कह लें कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसमें आपने अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है। आपके लिए आपकी अपनी जात बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ये चीज सोचनी है, माइंड में रखनी है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है, सिर्फ आपका सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। घर वाले CGPA पे हैं, ओके फाइन ठीक है, आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज आपके लिए आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही है, आप उस पे बस, आपने फिर बस चेंज नहीं करना, आप डर जाए। घर वाले CGPA मांग रहे हैं, जितना ज्यादा लो भी आप ना लेके आएंगे, बिल्कुल ही हो जाए, ठीक है, अगर आपका 3 CGPA आपने मेंटेन किया हुआ है, ओके फाइन ठीक है, लेकिन आपकी अपनी जात भी आपके लिए जरूरी है। आप अपने माइंड में अपना एक गोल सेट कर लें, और आप उस गोल को लेके चलें, और जरूरी नहीं है कि आप सबको बताते जाएं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ।
आप सबकी सुने, घर वाले कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं, रिलेटिव्स कह रहे हैं, आपने सुननी सबकी है, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन आपने खुद निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या है। जब मैं थी और मैंने जब सोचा कि अच्छा मैंने एमफिल करना है, मैंने स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जाना है, मैंने ये करना है, तो बहुत लोगों ने कहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि समहाउ हो सकता है कि मेरा सीजीपी इतना लो आया था कि कहते थे इस डिग्री की वर्थ नहीं है, दोबारा मास्टर्स कर लो। इतना लो सीजीपी, इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा था सर लो सीजीपी की बात नहीं है, मैं क्या लर्न कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने अपना एक ट्रैक सेट कर लिया था। और हर तरफ से यही था, क्या कर रही हो, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जब मैंने अपना ट्रैक सेट कर लिया तो कर लिया। दूसरों की सुने, सब कुछ करें, बट आप अपना ट्रैक सेट करें, उसके बाद आप उसको डिप्रेशन लेके इंजॉय करके करें। जब आप डिप्रेशन लेके करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इंजॉय करके, रिलैक्स हो, हर चीज को एंजॉय करें, इवन नेगेटिव कमेंट्स को भी एंजॉय करें कि ठीक है, हर चीज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आपको मिले, लेकिन आपने खुद से सोचना है कि आपने किस चीज को लेकर चलना है। आप देखिए, अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कुछ हल निकालें उसका, सिंपल। मैम फिर इसका हल यही है कि वालिदैन को मैम टेक्नोलॉजी का ए बी सी भी नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, लेकिन बस उनके एक जहन में बात बैठी हुई है, क्योंकि वो मेरे थोड़े से रिलेटिव पढ़े हुए हैं, तो वो कहते हैं जी आपका 30 के ऊपर होना चाहिए और आप हमारी हमारी गारंटी हम आपको लगवाएंगे। लेकिन मैं कुछ और लर्न करना चाहता हूँ, तो मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ। अगर मेरा एट द एंड डिग्री पे 3 CGPA ना हुआ दिए तो फिर सारी बात नहीं सारे सॉरी, खानदान आप में मुझे बात समझ जाएगी। नहीं आई, आपके फैमिली वालों ने क्या कहा है, हम कहाँ पे जॉब लगवा देंगे अगर क्या होगा तो? अगर आपका 3 CGPA होगा ना तो आपको हम श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको हम एक मखसूस एक कंपनी में लगवा देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो जो सब्जेक्ट मैं देखिए वो, उठाना। अब आप अगर उनकी लॉजिक सोचें तो वो भी सही है। 3 CGP उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना क्राइटेरिया, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं कि आपके 50% से लेस देन मार्क्स नहीं होने चाहिए, आपको एडमिशन नहीं मिले। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको जिस कंपनी में रेफर करना चाह रहे हैं उनका एक क्राइटेरिया हो कि 3 CGPA का मतलब है कि आपके 85% या 75% मार्क्स आप मेंटेन कर रहे हैं, और आप का माइंड ये है कि मेरा सीजीपीए कुछ भी आ जाए, मैंने अपना ट्रैक चूज कर, मैंने कुछ और कर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन दोनों चीजों को लेके चल सकते हैं, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए बर्डन हर जगह होता है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने अपने माइंड में अपना ट्रैक एक सेट कर लिया है कि ये लोग कह रहे हैं और मैं नहीं ले सकता, मैंने अपना कुछ लर्निंग करनी है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर सकता, या ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेरे लिए पॉसिबल। जो चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, कभी आपने सोचा है? यही तो हमारी मेंटल हेल्थ को हम लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं अंदर का। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल क्यों नहीं है? हर चीज पॉसिबल होती है। जहां आप एक चीज को 1 घंटा देते हैं, वहां पे आपने उसको 1.5 घंटा देने की कोशिश की है। आप पहले थोड़ी देर बैठे, आप ये मत सोचें कि मेरी फैमिली क्या कह रही है, उन्होंने मुझे जॉब करना है, मुझे 3 CGPA चाहिए, कुछ भी मत सोचें। आप पहले एक दिन बैठे और आप अपने प्लस पॉइंट्स नोट डाउन करें। ठीक है, उसके बाद आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स नोट डाउन करें। आप फिर उसके बाद एक, आप देखें ऐसा दूसरों की मेरे साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद आप देखें आप खुद क्या चाहते हैं। फिर आप देखें कि आप किस चीज पे फोकस ज्यादा करें। अगर तो आप अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं तो क्या आप अपने गोल को अचीव करने के लिए उतना हार्डवर्क कर रहे हैं जितने हार्डवर्क की जरूरत है? अगर आप अपने गोल के अचीव करने के लिए भी वो हार्डवर्क नहीं करे तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप सोच रहे हैं और अपने आप को जाया कर रहे हैं। आप बैठे तसल्ली से सोचें, और उसके बाद फिर आप एक डिसीजन लें, फाइनल डिसीजन कि मुझे करना क्या है, और वो डिसीजन फिर आप दूसरों के साथ शेयर करें, और उसके बाद फिर आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या चाहते हैं। और हर कोई एग्री करेगा, ये आप करके देखें, आई एम श्योर। आप अपना कंसेप्ट ही खुद नहीं क्लियर कर पा रहे, आप खुद अभी कंफ्यूज हैं जैसे आप बात कर रहे हैं।
Okay, ma'am. Thank you. Anyone else? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? आप मुझे मिस आपका माइक म्यूट है, प्लीज म्यूट रखें। आप दोबारा से करें ज्वाइन। अच्छा, कुछ मुझे कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे, साइन इन नहीं हो रहा, आप दोबारा से ज्वाइन करें। ओके, मुझे एक मदर का पर्सनल मैसेज आया है कि अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चों के मेंटल इलनेस के या डेवलपमेंट डिसऑर्डर की बात करें तो उनके बिहेवियर्स पे क्या इफेक्ट होते हैं। अच्छा, बेसिक बात ये है कि बिहेवियर्स की अगर हम बात करें तो बिहेवियर्स चेंज होते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज इस पॉइंट पे इस बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली ये बिहेवियर आएगा या ये बिहेवियर आएगा। बिहेवियर्स वेरी करते हैं। हो सकता है आपका बच्चा 2 साल का है और इसके अंदर वो एक बिहेवियर है जो कि किसी 5 साल के बच्चे, हो सकता है वो बिहेवियर हो जो 3 साल के बच्चे का होता है, हो सकता है जो 3 साल के बच्चे का बिहेवियर होता है वो आपके बच्चे में 5 साल की उम्र। तो बिहेवियर जो है, और वो कभी भी अगर आप उनको स्टार्टिंग से ही उनका आप ट्रीट, आप कह लें कि जैसे हम एक बिहेवियर है, बच्चा हेड बैंगिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, बच्चा थ्रोइंग बहुत ज्यादा कर रहा है, अगर हम उसके स्टार्ट से कोई इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट नहीं करते और उसका कोई सोल्यूशन नहीं देखते तो वो बिहेवियर फिर इंक्रीज होता है, और जब वो इंक्रीज होता है तो उसके बाद आप ये कह लें कि उसको हमें खत्म करने में डबल एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो हर चीज का अगर स्टार्ट ही हम एक प्रॉपर तरीके से देख लें, लेकिन हमें हर चीज की रीजन का पता होना चाहिए, हमने उसके फंक्शन का पता होना चाहिए कि अगर ये काम हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे आज आए हैं और आप अगर सुन रहे हैं तो इसकी कोई रीजन है कि अच्छा मेंटल हेल्थ है, सबकी कोई ना कोई रीजन होगी, सबके फैमिली में कोई होगा, किसी के साथ खुद से कुछ हुआ होगा, किसी के लाइक आपके लिए बच्चा होगा, कुछ भी हो सकता है। आप खुद कुछ थेरेपिस्ट होंगे, कुछ इस फील्ड में होंगे कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, आपके कुछ कंसर्न्स होंगे जो क्लियर नहीं हो रहे। तो जो ये बिहेवियर्स की बात करें, और एक मदर का कंसर्न था कि स्पीच बच्चे की जो है वो किस में आती है, उसमें ये है कि जब आपके बच्चे के अंदर बिहेवियर आ रहा है और वो आपको एक बात ही नहीं कह पा रहा, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे अंदर बिहेवियर नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो आप तक मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ इजीली, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ और आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब एक चीज है कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि लेट सपोज जो आहद है वो मुझे देखे, जो जवाद है वो मुझे देखे, जो किंजा है वो मुझे देखे, लेकिन किंजा मुझे नहीं देखे, जो यूसुफ है वो मुझे नहीं देखे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं आपकी अटेंशन लेने के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर शो करूंगी कि अनइंटेंशनली आप फौरन मुझे रिस्पॉन्स दें, आप मुझे देखें। वो बिहेवियर, वो मेंटली वो बिहेवियर जैसे इंक्रीज होगा, मेरी मेंटल सिचुएशन उतनी ही डाउन, मेरी स्किल्स, मेरी लर्निंग स्किल्स, हर चीज किसे कहते हैं ना, ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज कर। हमने बच्चों में, इवन स्टूडेंट्स के अंदर भी, आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट भी देखें तो टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन जीरो है, क्लास में आए, लेक्चर लिया एंड देन गो। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की बात करें तो पेरेंट्स के साथ उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है या जो गैप है वो भी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। थेरेपी दिलवानी है बच्चे को, थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो चेंज क्यों आता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, उनको पता होता है कि अच्छा ये बच्चा अब इस टाइम हमारे पास आया है और ये काम हमारी, ये हर बात माने, और वो लर्निंग उनकी होती भी है, वो सीखते भी। और कम्युनिकेशन की बात करें अगर हम बच्चों के साथ, तो हम बच्चों को स्टार्ट से बहुत ज्यादा कमांड्स देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं किसी मदर से कोई ऐसी जो यहाँ पे कुछ पूछना चाहें तो उसके बाद मैं ये टॉपिक कंटिन्यू करूँ। जी पूछ लें आप, आ जाए। देख मत, बिल्कुल करती है।
छोटे उसमें होंगे और डिफरेंट एक्ट करेंगे, किसी पेशेंट में चले जाएंगे, डिफरेंट तो आप कैसे प्रिवेंट करोगे? क्योंकि वो कभी कभार इतना एग्रेसिव हो जाता है कि जैसे बिल्कुल नहीं समझ आती कि मैं क्या react क्या है उसमें। सबसे पहले ये है कि आप बच्चों की ग्रुपिंग स्टार्ट करवाएं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे अगर बच्चे की एज 2 इयर्स है या 3 इयर्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो 2 साल का बच्चा हमेशा 2 साल के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेगा, या हद बहुत ज्यादा करेगा तो वो 3 साल के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप उसकी एज लेवल से छोटे बच्चे या सेम एज लेवल से आप उसका इंटरेक्शन करवाएं, उसकी सोशलाइजेशन करवाएं, ग्रुपिंग करवाएं। लेकिन एकदम बहुत बड़ा अगर आप ग्रुप करवाएंगी तो बहुत बड़े ग्रुप में वो बच्चा नहीं उस तरह कोऑपरेट कर पाएगा, रिस्पांस दे पाएगा। तो आप अपनी जो ग्रुपिंग है, अपनी सोशलाइजेशन है, वो पर्सन से इंक्रीज करें, लाइक 1-1, ठीक है, फिर 1-2, फिर 1-3। मास्टर क्राइटेरिया क्या है कि बच्चा 4 से 5 लोगों में बैठ के सोशलाइजेशन करे, ठीक है। अब जैसे अगर बच्चा 3 साल का है और वो 3 साल के बच्चे के साथ ही 2 से 3 बच्चों के ग्रुप में बैठ के खेलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल ग्रुप में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है। स्टार्टिंग क्या करेगा, बच्चा नहीं बैठेगा, थ्रोइंग करेगा, हिटिंग करेगा, शाउटिंग करेगा, लेकिन आपने उसको इस बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर करके आप जब जब बच्चा खेल रहा है या मतलब बच्चे ने शाउट किया, आप उसको रिस्पॉन्स ना दे। इवन हमारा सिर्फ हल्का सा जो आई कांटेक्ट भी है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं 1 मिनट के लिए भी यूं देख रही हूँ, इवन 1 सेकंड का आई कांटेक्ट भी, वो भी उनके लिए रीइंफोर्सिंग है कि चलो हमारा इतना सब कुछ करने पे उन्होंने मुझे 1 मिनट के लिए देखा तो सही। तो आपका सिर्फ देखना या सिर्फ गर्दन को यूं टर्न करना, ये भी रीइंफोर्सिंग है बच्चे। अगर बच्चा को बिहेवियर दिखा रहा है, सोशलाइज नहीं करा, आप उसको नहीं, उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन जब 1 मिनट के लिए बच्चे ने आपको देखा है या उसके पास बैठ गया चुप करके, आप उसको बहुत अप्रिशिएट करोगे और उसके साथ खुद से उस एक्टिविटी में इंक्लूड, जब आप उस एक्टिविटी में इंक्लूड हो रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसके बाद आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली फिर उसके अंदर शेयरिंग बिल्ड करें। अच्छा, इट्स योर टर्न, इट्स माय टर्न। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने बच्चे को कमांड्स इतनी ज्यादा नहीं देनी है। हम बहुत ज्यादा कमांड्स पुट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके बच्चे का नाम जहीर है, तो हम कहेंगे जहीर लुक एट मी, जहीर ये देखो वो क्या कर रहा है, ओके जहीर मुझे बताएं व्हाट डू यू वांट। सबसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर कमांड पे हम बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है। हमारा मकसद है बच्चे को इंडिपेंडेंट करना, हमने डिपेंडेंट नहीं करना। डिपेंडेंट क्या, अब जैसे अगर हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, तो हम टीचर को तो नहीं कहते कि टीचर हमें क्लासरूम में आने से पहले पूछे कि ओके व्हाट डू यू वांट, या आप आगे और सिट ऑन द चेयर। हमें पता है कि हमारा काम है, हम जाएंगे, हमने सीट पे बैठना और हमने लेक्चर देखना है जो टीचर हमें दे रही। तो हम लोग बच्चे को पहले ही प्रॉम्प्ट का आदी कर देते हैं, यूज टू बना देते हैं अपने प्रॉम्प्ट का। पेरेंट्स खुद से बच्चों से, जैसे अगर उन्होंने स्पीच भी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले पूछेंगे, लेट्स सपोज बच्चे का नाम मूसा है, तो मूसा लुक एट मी, व्हाट डू यू वांट, यू वांट फोन। अब आप ये सोचिए कि मैंने कितना लंबा प्रॉम्प्ट कर दिया, और सिखाना मैंने बच्चे को सिर्फ क्या था, व्हाट डू यू वांट, फोन। सिंपल फोन मैंने इसको सिखाने के लिए, मूसा लुक एट मी, व्हाट डू यू वांट, यू वांट फोन। इतना प्रॉम्प्ट बच्चे को नहीं पता, मैंने मूसा पे देखना है। आई कॉन्टेक्ट की सबसे बड़ी रीजन यही है, तो बच्चे को पता नहीं मेरा नाम है, उसको नहीं पता मैंने मूसा पे देखना, उसको नहीं पता लुक एट मी पे देखना, उसको नहीं पता व्हाट डू यू वांट का मतलब क्या है, उसको कुछ नहीं पता। जो आपने सिखाना है सिंपल कमांड दे, मूसा, मूसा को पता चले देखना है वो टर्न कर ले, दैट्स इट, ठीक है। अपने नाम को रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर उसको फोन चाहिए, तो सिंपल आपने कहना फोन, दैट्स इट। इतना कमांड देने की तो आपको जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू वांट, यू वांट फोन। आपके उसको क्या पता है फोन। आप उसको एक दफा कहीं फोन, कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं, उनकी स्पीच इवन 4 to 5 ईयर्स में भी बिल्ड नहीं होती, तो उसको आओ, लेकिन उनको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा था। फिर जब उनको कुछ चीज चाहिए होती है, तो या वो टैपिंग करते हैं या वो मदर्स के दुपट्टा खींचते हैं। तो आप उनको सिंपल फोन का कोई साइन बता दो, फोन, ताकि उनके देखिए हमारा काम है कि हम जब बच्चों की डेवलपमेंटल डिले के साथ, डिसऑर्डर के साथ होते हैं, तो हमने उनको गाइड करना है, हमने उनको एक रास्ता दिखाना। लेकिन जब हम बच्चे को फोन का एक साइन दे रहे हैं, तो उसके साथ हमने खुद से नहीं चुप होना, हमने वर्बली बच्चे को बताना है फोन, ठीक है।
तो जब बच्चे को कम्युनिकेट करना आ गया, मुझे फोन चाहिए, सिंपल मैं दूर से भी इशारा करूँ फोन और मुझे फोन मिल रहा है, तो आप उसको दे रहे हैं। आफ्टर 2 to 3 days जब बच्चा ये चीज लर्न कर गया है, तब आप उसको इस साइन पे फोन नहीं देंगे जब तक वो वर्बली नहीं बोले। और बच्चे बोलते हैं, जो बिल्कुल नॉन वर्बल बच्चे भी हैं, ये मैं गारंटी बात कहती हूँ कि जब आप उनको सिंपल साइन के बाद आप जब बार बार आप कह रहे हो फोन फोन, तो बेशक वो फो करें, उनकी स्पीच आती है। ये 100% बात है। लेकिन ये चीजें क्योंकि हो सकता है लाहौर में बहुत ज्यादा फॉलो नहीं की जाती, वहां पे कमांड ज्यादा दी जाती है, और इवन पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कमांड। तो कमांड्स काइंडली पेरेंट्स कम करें। आहिद का मैसेज आए, पेरेंट्स को इतना क्यों होता है कि वो अपने बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, वो खुद क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते अपने बच्चे को। ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन किया है कि आजकल आप ये कह लें कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नहीं पता बच्चा क्या कह रहा है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो जो बात, क्योंकि सबसे वही बात है कि हम जब सेशन लेने भी जाते हैं तो हमारा थेरेपिस्ट जो है, हमारा जो साइकाइट्रिस्ट है, जो काउंसलर है, वो हमारे पर अपना ट्रस्ट लेवल बिल्ड करता है। वो पहले बताएंगे अच्छा आप जो भी बात मुझे बताएंगे वो मैं आगे शेयर नहीं करूंगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप हर चीज शेयर कर सकते हैं। तो हम काउंसलिंग के लिए क्यों जाते हैं कि हमने होता है कि हाँ, जो हमारे पास नेक्स्ट पर्सन बैठा है वो हमें ये नहीं कहेगा कि तुमने ये क्यों कर दिया, ओ माय गॉड तुमने ये क्यों कर दिया, ये गलत था, आपने ये काम क्यों किया। वो हमारी बात सुनेगा और हमें कोई सोल्यूशन बताएगा। क्योंकि अगर किसी से कोई काम गलत होता है तो वो शख्स खुद भी, आप कह लें, डिप्रेशन में है, वो एंग्जाइटी में है, उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी, और समहाउ आपको नहीं भी पता होता और वो काम हो जाता। आप जानबूझ के नहीं करते हो, आपसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन अब आपको उसको सोल्यूशन की समझ नहीं आ रही थी। और पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स और बच्चों की पेयरिंग नहीं होती है, फ्रेंडशिप नहीं होती है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उनको लगता है कि अच्छा ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनके साथ बस मैंने लिमिटेड उतनी सी बात, इसके अलावा मैं उनके साथ अपनी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं कर सकती या कर सकता। अगर मैंने की तो वो कहेंगे ये काम तुमने क्यों किया। बहुत ऐसी बातें होती हैं, मुझे लगता है, जो पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड अपने बच्चों से पूछनी चाहिए, और उसके बाद पेरेंट्स को वो बात बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए कि तुमने पहले भी ऐसे किया था, हो ही ऐसे, तुमने पहले भी ऐसे किया था, तुम तो हो ही ऐसे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक मिस्टेक हो कि आपने बच्चे को गाइड कर दिया, और अगर बच्चा उस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको समझाएं, उसका सोल्यूशन बताएं, और सबसे बड़ी बात, आप उसको उसके प्लस पॉइंट और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो लाजमी बताएं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर बच्चे के साथ आप बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हैं और बच्चा वो काम दोबारा करेगा। और रिस्ट्रिक्शंस सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपने आजकल यूनिवर्सिटीज में भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो हमारी न्यू जनरेशन है, हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके और समझ नहीं आ रही क्या हो गया, वो क्यों चेंज हो रहे हैं। वो चेंज इसलिए हो रहे हैं कि उनका जो फैमिली इन्वायरमेंट है घर में, वो इतना कंजस्टेड है, उनपे इतने ज्यादा, आप कह लें कि पेरेंट्स की तरफ से एक बाउंडिंग है कि वो, आप कह लें कि पाबंदियां लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइम पे आपने ये करना है, इस टाइम पे आपने वो करना। तो उनको लगता है कि जब हम बाहर आ गए हैं, अब ये हमारी जिंदगी है, अब ये हमने अपने तरीके से गुजारनी है। उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बुरा काम कर रहे हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है, ये हमारी पर्सनैलिटी को खराब कर रहे हैं, या इससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, या इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते, और उनको होता है बस हमने एंजॉय करना है, कि जो हम 5-6 घंटे घर से बाहर हैं, बस ये है, जब हम घर चले गए तो बस फिर तो हमारी कोई बात। तो कुछ एनवायरनमेंट जो आपका है वो लीनियंट होना चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा आप फ्रूटफुल टाइम स्पेंड करें कि उसको बाहर जाके भी लगे कि ये काम मैं घर में भी कर सकती हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी फैमिली मुझे इस चीज की परमिशन दे सकती है। यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न, कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस जो है वो कुछ शेयर करना चाहे, पार्टिसिपेंट्स को एक्टिव होना चाहिए आई थिंक। जीनत, जायरा, शाहिद, सहर, जवाद, हफ्सा, आहद, आप लोगों के कोई क्वेश्चन? आई थिंक वी आर गुड हियर मैम। हम फिर आगे चलते हैं फर्दर फॉरवर्ड।
हम लास्ट में भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, तब अगर किसी ओ। का क्वेश्चन हो तो तब करेंगे। Start. ओके, अगर हम मेंटल हेल्थ टिप्स की बात करें जैसे उन्होंने कहा स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए, तो सबसे पहले अगर हम एक ओवरऑल बात करें कि 1 of the 10 चिल्ड्रन एज बिटवीन 5 and 16 इन द यूके हैव मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। आजकल मेंटल हेल्थ जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, नॉट इवन इन न्यूरोटिपिकल नॉर्मल चिल्ड्रन बट इन स्पेशल चिल्ड्रन। इतना ज्यादा ये केस इंक्रीज हो रहे हैं कि आप कह लें कि 5 to 6% जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 73% जो स्टूडेंट्स हैं वो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक उनमें डायग्नोज हुआ है, उन्होंने देखा है कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर हम मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आजकल अगर स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करें तो उसमें थेरेपी सबसे ज्यादा फेमस है। अगर बच्चे को बिहेवियर इशू है तो जी कहते हैं जिसको बिहेवियर थेरेपी के लिए लेके जाएं, बच्चे को स्पीच का इशू है तो आप बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाएं, अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं, बच्चे को फिजिकली कोई इश्यूज हैं तो बच्चे को आप फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए रेफर किया जाता है। अगर हमारे पास जैसे अडल्ट्स हैं वो सबको उनको कोई अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम इनके लिए मेडिकेशन रखते हैं, बट मेडिकेशन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपको शो होते हैं तो उसके साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपके साथ आते हैं। तो थेरेपी एक लिहाज से इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि हम इसमें मेडिकेशन रेफर नहीं करते, हम इसमें आपके मेंटल कंडीशन का ऑल्टरनेट हम आपको रीडायरेक्शन देते हैं थेरेपी ड्यूरिंग थेरेपी। रीडायरेक्शन मिलती है इवन अडल्ट्स, किड्स, इवन एनी एज, किस कोई भी एज है तो इस ट्रीटमेंट में थेराप्यूटिक जो ट्रीटमेंट है आपका, हम इसमें आपको रीडायरेक्शन देते हैं कि अच्छा ये है आप इसमें अब ये होगा तो ये बेस्ट है, आप इस लेवल पे फॉल कर रहे हो, आपको इस जगह पे आपके आगे यहाँ पे मेंटल लेवल आपका स्टक है, आपको इस चीज की वजह से डिप्रेशन है या एंजाइटी है या आपका जो कोई स्किल है वो यहाँ पे डिले कर रही है। अब आपने इस गैप को जो आपकी ब्लॉकेज है आपने इसको तोड़ना है, और उस ब्लॉकेज को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जो मेडिकेशन है वो आपको ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट है, और आपको जब आप मेडिसिन लोगे आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, लेकिन आफ्टर मेडिसिन का जब आप उसका असर कह लो जब बिल्कुल खत्म होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद आप दोबारा से डिप्रेशन में एंजाइटी में, और आपका वो जो एक ब्लॉकेज है आपका जो मेंटल आपका जो बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है वो उस तरह ही स्टक है, उसमें आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। तो मेडिकेशन जो है वो मेंटल इलनेस का एक नॉट एक प्रॉपर क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर हमारे पास स्वेयर केसेस जैसे हमारे पास एक लेवल्स होते हैं कि ये माइल्ड में आ रहा है, मॉडरेट में आ रहा है, ये स्वेयर में आ रहा है, अगर कोई क्लाइंट हमारा बहुत ज्यादा स्वेरिटी पे जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल में कहते हैं जिसको एडमिट करना चाहिए। तो ये अगर उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, उसको मेडिसिन रेफर करते हैं, और साथ साथ उसकी थेरेपीज और उसकी काउंसलिंग भी लाजमी होती है, क्योंकि हम जो चीजें खुद से नहीं बता पाते जब हम वो चीज शेयर करते हैं तो वो हमारे पास हमारे जो मेंटली जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्पोर्ट ग्रुप हमारे जो ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना जी हम मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं कहीं मिलने जा रही हूँ, तो जो एक सोशलाइजेशन एक ग्रुपिंग होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप जब दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपको एक बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद आप ये कह लें कि इसमें ओवरऑल ट्रीटमेंट में ये है कि आपकी सोशलाइजेशन आपके दोस्तों के साथ आपका एक अपना भी प्लान कि अच्छा मैंने अब ये करना है, मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, और ये बात जिसका लेकिन जहाँ पे आपका स्टॉप लग जाता है ना, फुल स्टॉप लग जाता है कि ये चीज बस मैंने अब किसी को नहीं बतानी, कि मैंने खुद से ऑब्जर्व करनी है, तो समहाउ जो चीज हमें नजर आ रही होती है वो वैसी नहीं, जो चीज आप देखना चाह रहे होते हैं आप अपने आप को भी वही चीज शो करवाते हैं कि देखा ऐसा था और ऐसा ही हुआ है, और इनफैक्ट वो चीज नहीं होती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, मॉडिफाई करें। आप जितना चीजों को नेचुरलिस्टिक तरीके से लेके चलेंगे, नेचुरली लेके चलेंगे, उतना ही आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और जो आपका मेंटली आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, वो खत्म होगी। इवन नॉट इवन इन न्यूरोटिपिकल और अडल्ट्स, आपके जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उनको भी मतलब बहुत ज्यादा जगहों पे मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि देखें बच्चे ने ये चीज कर दिया, बच्चे ने कोई ग्लास गिरा दिया,
या बच्चे ने देखे आज खुद से थोड़ी देर के लिए भी बैठा नहीं है, वो 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठता, तो मैं कहती हूँ अगर आप दूसरे बच्चों को देखें तो उनमें भी ये सारी हैबिट्स है, तो हम उन बच्चों को क्यों टैग कर देते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक हो जाओ। स्ट्रक्चर्ड के चक्कर में हम बच्चों को इतना रोबोटिक कर देते हैं कि सिर्फ उन्होंने बात सुननी है, हाँ ना, यस नो के बाद उन बच्चों की अपनी लाइफ खत्म हो जाती है। तो हमने उस रोबोटिक को सिस्टमैटिक वे को अगर नेचुरल वे में लेके हैं, तो समहाउ अगर आज हम लोगों ने डाइनिंग टेबल में खाना खाया कुछ अब अगर मैं एग्जांपल दूं फैमिलीज की, तो उन्होंने एक अपना एनवायरनमेंट बनाया है कि हाँ ठीक है, अगर हम लोगों ने रोज डाइनिंग पे खाना खाना है तो डाइनिंग पे ही खाना है, पूरे 8 बजे ही खाना है। समटाइम मुझे मेरे पास ये बहुत केसेस आए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा नहीं दिल करा, अगर आज कभी कभी वो भी रेयर केस में कैसे, चलो आज 8 बजे नहीं, आज हम 8:30 बजे खाओ। ओके, आज हमारा संडे है, आज हमारा फ्री डे है, तो आज भी 8 बजे ही उठना है, आज हम 9 बजे उठ जाए। तो लेकिन हमारे बहुत रिजिड रूल्स हैं कि नहीं, बेशक संडे है, ऑफ है, आप थके हो, नहीं दिल करा, आपने ये काम इस टाइम पे ही करना है। तो ये मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल करता है मैं अपना सर फाड़ लूँ या कुछ भी ऐसी सिचुएशन, तो हमें भी अपने रूल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। हम लोगों को भी, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। इवन सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हम थेरेपिस्ट भी, हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है तो हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली अपने रूल्स, अपने प्लान्स, अपना आईपी, हम अपने काउंसलिंग का मेथड, अब हर चीज हम चेंज करते हैं। हम एक ही पैटर्न एक ही बच्चे पे यूज नहीं करते। मैसेज आया है, आई हेard कि अगर फर्स्ट पर्सन की च्यूइंग साउंड सेकंड पर्सन को इरिटेशन होती है तो उसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। इज इट ट्रू? इफ इट इज देन सॉल्यूशन क्या होगा और एनी एडवाइस? अच्छा, च्यूइंग अगर कोई कर रहा है, च्यूइंग कैसे च्यूइंग, अगर मैं बात करूं खाने की, आप इसको ये मत कहें कि ये डिसऑर्डर है। इरिटेशन का मतलब ये है कि ये एक नेचुरल फैक्टर है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ लोग चाय पीते हैं तो चाय का सिप बहुत बड़ा होता है कि प्रॉपर आवाज आती है, आवाज लेके पीते हैं। और ये अगर हम एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, हमने चीजें वो देखनी है जो अप्रोप्रिएट हो। अगर कोई एक खाना खा रहा है, खाना खाते हुए उसकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो इसका मतलब उसको जॉ प्रॉब्लम है, उसके मसल्स वीक है। तो इरिटेशन होती है कुछ लोगों को आवाज से, साउंड से प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले ये, इससे पहले कि आप ये फाइंड आउट करें कि मुझे मसला हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, या उठ के इसके पास नहीं बैठना, आप उस नेक्स्ट पर्सन की रीजन फाइंड आउट करें। सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप नेक्स्ट पर्सन की रीजन फाइंड आउट करें कि अगर उसकी च्यूइंग हो रही है, खाना खाते हुए हो रही है, या किसी भी चीज, मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है जिस च्यूइंग की आप बात कर रहे हैं वो खाने की ही होगी। तो अगर उसकी ऐसी कोई च्युइंग है तो आप पहले फाइंड आउट करें कि रीजन क्या है। या तो वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, क्या उनको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, या उनको कोई ऐसा अर्जेंट काम है कि अच्छा जल्दी से फिनिश हो जाए और उसके बाद मैंने ये कर, या उनके मसल्स बहुत वीक है। इन रीजंस को पहले आप फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर आप किसी को इरिटेशन हो रही है और आप उसको कह रहे हैं कि उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, इरिटेशन मेंटली डिसऑर्डर नहीं आता। ये एक आप कह लिए पसंद और नापसंद की बात। अगर मेरे सामने भी कोई बैठ के चाय पी रहा है और उसकी सिप्स की बहुत लंबी लंबी आवाज आ रही है, तो एक इरिटेशन होती है, तो हम इसको मेंटल डिसऑर्डर में नहीं लेते जाते। आप रीजन फाइंड आउट करें और उसके बाद उस रीजन को खत्म, सोल्यूशन उसको ढूंढें, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट पर्सन को भी आप कहें कि इसके पास नहीं बैठ के खाना, वो भी हर्ट हो। और आपने अपने माइंड पर ये टैग नहीं लगा लेना कि मुझे प्रॉब्लम होती है। हर चीज आपके पसंद से नहीं हो सकती, हर जगह हर चीज आपको नहीं मिल सकती जैसे आप चाहते हैं। द पर्सन आई नो, आई गेस मसल्स वीक, डेफिनेटली मसल्स वीक हो सकते हैं उनके, आप उनको उनकी मसल वीकनेस को आप खत्म करें और डेफिनेटली उनकी च्युइंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये रीजंस होती हैं, उनके फीडिंग का इशू होगा जिसकी वजह से जो च्युइंग में है वो मसला आ रहा है, और वो जानबूझ के नहीं करे, वो अपनी तरफ से बहुत रीजनेबल और बहुत तरीके से खाना खा रही है। अगर कोई मेल है या फीमेल है और अगर वो खा रहे हैं और अगर हम उनको बार बार पॉइंट आउट करें तो उनको नहीं पता चल रहा, और वो फिर बड़ा झिझक झिझक के खाएंगी।
और ये भी उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आएगा, और वो मेंटली जब भी कहीं खाना खाने के लिए बैठेंगे या बैठेंगी तो उनके माइंड में ये एक डर होगा कि मैं सही नहीं खाती, मैंने किसी, वो बाहर उनका आना जाना बंद हो जाएगा, वो घर में और सेपरेट बैठ के खाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो मेंटली स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। तो हमने उनका डिप्रेशन, हम उनको परेशान नहीं कर सकते ये सोच सोच के कि वो बस अंदर ही अंदर, और फिर उनकी सोशलाइजेशन खत्म हो जाएगी। उस रीजन को फाइंड आउट करें और उनकी इस चीज को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करें आप। Okay, the last slide is treatment can involve both medication and psychotherapy depending on the disease and its severity. At this time, most mental health illness cannot be cured, but they can usually be treated effectively to minimize the symptoms and allow the individuals to function in work, school, or social environment. At the end, ये कि जो treatment हम लोग mental health के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम साइकोथेरेपी यूज करते हैं मोस्ट ऑफ देम, और मेडिकेशन यूज करते हैं, सबसे बेस्ट और फेमस ये दो फैक्टर है, मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। इट्स डिपेंडिंग ऑन डिसीज एंड सिविरिटी। अब हम जैसे कि पेरेंट्स का भी होता है कि अच्छा उसका बच्चा सेंटर में जा रहा था, उसका बच्चा थेरेपी ले रहा था, उसको तो 1 महीने में इम्प्रूवमेंट नजर आई है, मुझे नजर क्यों नहीं आई, मेरा बच्चा 4 महीने से थेरेपी ले। तो इट्स अप टू सिविरिटी लेवल और बच्चे के स्किल लेवल के, बच्चा किस हद तक सीख सकता है, उसका जो लर्निंग, उसका जो स्टाइल है या लर्निंग लेवल है वो कितना है। हो सकता है बच्चा जो है वो, उसकी जो लर्निंग है वो बहुत कम, वो उतना जल्दी नहीं पिक करा जिस चीज को जो कि बाकी बच्चे कर। तो आपने ट्राई ये करना है कि आपने अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। हम जैसे अगर ऑटिज्म का मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है हम थेरेपी दे रहे हैं, हम 100% इसको ठीक नहीं कर सकते, ये क्योरेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। हम 80% तक आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, और वो भी किस लेवल पे है, हम आप उसके सिविरिटी लेवल देके कर सकते हैं। अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट है, ओके फाइन, हम उसको इंडिपेंडेंट किसी हद तक कर सकते हैं। अगर वो सिवियर टू प्रोफाउंड है तो उसको हर स्किल के अंदर इंडिपेंडेंट करना बहुत मुश्किल काम, हम उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। कुछ स्किल्स में हो सकता है कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी, ग्रोस मोटर हो सकता है, बच्चे की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, बच्चा ग्रूमिंग में कहीं लैक कर रहा है, कॉपरेशन बहुत अच्छी है, सोशलाइजेशन में वीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन चाइल्ड सिविरिटी लेवल। हम उसको ट्रीटेबल कह सकते हैं, क्योरेबल कह सकते हैं, और बच्चे को इस काबिल हम बना सकते हैं कि हम उस इंडिविजुअल, मतलब कि वो जो एक बच्चा है हमारे पास, हम उसको कहीं पे भी काम करने के लिए, स्कूल में, सोशल एनवायरनमेंट, कहीं पे भी हम उसको इस काबिल बना दें कि उसके अंदर वो जो एक फैक्टर आ रहा है हम उसको कम कर सकें। और इवन नॉलेज जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, if a child is biting randomly her hand, is she going through mental stress or it's just going a sign of autistic? अच्छा, अक्सर अगर बच्चा बाइटिंग कर रहा है रैंडमली, अब आप उसका ये फंक्शन देखोगे कि वो कितनी दफा करता है। अगर तो हम इसको समहाउ टैग नहीं कर सकते ऑटिज्म के साथ, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसमें और कोई भी सिम्टम नहीं है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। मतलब जैसे हम लोग कलर करते हैं, तो हम लोग अगर कलर दें तो हम कहीं कहीं पे कुछ कुछ दुपट्टे के ऊपर या हम वो कलर के साइन नजर आते हैं। अगर बच्चा बाइट कर रहा है, रैंडम कर रहा है, किसी के हाथ पे कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और आप रीजन फाइंड आउट करें कि वो किसी वजह से कर रहा है, किसी को चीज लेने के लिए कर रहा है, कुछ कर रहा है, और उसके बाद उस बच्चे के अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको ऑटिज्म है। उसके अंदर ये एक बिहेवियर है, हमने हर बिहेवियर को ऑटिज्म के साथ रिलेट कर दिया। कुछ भी होता है तो हम कहते हैं ऑटिज्म है, ऑटिज्म। जरूरी नहीं है कि उसको ऑटिज्म है, हो सकता है कि वो किसी डिले के साथ हो सकता है कि उसका वैसे बिहेवियर हो। नॉर्मल बच्चों में भी बिहेवियर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में भी बिहेवियर्स आते हैं। तो आपको सिर्फ उस बिहेवियर को डिक्रीज करना है थ्रू यूजिंग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वेज के साथ आपने उसको खत्म करना है। और अगर उस बच्चे में आपको और ज्यादा बिहेवियर शो हो रहे हैं, जैसे कि बच्चे के अंदर आई कॉन्ट, मेजर सिम्टम्स जो है, आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बच्चे के अंदर और हेड बैंगिंग बहुत ज्यादा है, टो वॉकिंग बहुत ज्यादा है, इस तरह के बिहेवियर्स पे अगर साथ नजर आ रहे हैं, तब हम उसको डायग्नोज करवाएंगे और हम कह सकते हैं कि इसमें
1 और मोर देन 1 साइंस हमें नजर आ रहे हैं ऑफिस फीचर्स के, लेकिन वो भी जब तक डॉक्टर डायग्नोज करके हमें रिपोर्ट में फाइनलाइज नहीं कर देते, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया होता है, इनके अपने टूल्स होते हैं, उस टूल को देख के इनके जैसे हम कहते हैं जी 29 से अपर, अगर आफ्टर 29 स्कोर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि शायद बच्चे को कहीं ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। इनका एक अपना स्कोरिंग रेट होता है, जैसे कहते हैं ना बच्चे का 52 आया, ओहो इसका क्या मतलब है, मतलब वो स्वेयर केस में फॉल कर है। तो उनके एक अपने स्कोरिंग होती है आफ्टर 25 और 27 जैसे कि है, जहां तक मुझे याद है। तो इसको कह सकते हैं हाँ ये ऑटिज्म में फॉल करना शुरू हो गया है बच्चा। तो आपने का डायग्नोज करवाना मस्ट है, बच्चे की स्कोरिंग को देखना बहुत जरूरी। Thank you, everyone. Thank you so much, Ms. Ikra, for this informative session. It was such a such a proud to be with you on spot. Okay, if anyone has any question, then please you can raise your hand. जी महवेश। मैं आपसे आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा करना चाहूँगी। जैसे हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, that how you can be aware about mental health or how you can aware others about mental health, right? So here I want to ask that what would you do in this situation when only you have an awareness about mental health issues or suffering, but your closed one has not yet come across any awareness or information to get consulted by psychiatrist or psychologist or to get any treatment? What would you do in this scenario? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे कि आपने जैसे कहा है कि जी अगर मुझे अवेयरनेस है और बाकी किसी को अवेयरनेस नहीं, तो अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है, हमने बताना है, लेकिन हमने उसको नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना, हमने उसको पॉजिटिव यूज करना है और उसमें बताना है। अच्छा ये एक सबसे पहले हम कहते हैं कि एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है जिससे उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। आप अपने आप को टैग ना करें, जैसे स्पेशल नीड चिल्ड्रन है तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ प्लीज टैग ना करें कि मेरे बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ। ठीक है वो ठीक हो सकते हैं, आपके बच्चे के अंदर एबिलिटीज हैं कुछ डिफरेंट है, ठीक है, तो आप उस चीज को फाइंड आउट करें, आप जाएं साइकाइट्रिस्ट के पास। लेकिन आप सबको, मैंने बहुत ज्यादा ऐसे देखे हैं लोग जो बता रहे होते हैं अच्छा मैं सेशन ले रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उन्होंने मुझे ये रेफर किया, और समहाउ फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने क्यों जाना है, क्या रीजन है, हमें बताओ क्या चक्कर है, कुछ इस तरह की चीज है। तो आपने अपने फैमिली को भी सबसे पहले क्लियर करना है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो तो ही आपको कोई डिप्रेशन हो सकता है आपको फैमिली के एनवायरनमेंट ही नहीं सूट कर रहा, आप जिस तरीके से उस फैमिली एनवायरनमेंट को देखना चाह रही हैं, उनकी बातें हैं वो आपको टीज कर रही हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को भी वो बात नहीं बता सकते, लेकिन आप शेयर भी करना चाह रहे हैं, और वो सबसे बड़ी रीजन है आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी डिप्रेशन की, आपकी एंजाइटी की। हो सकता है कि वो चीज जो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, आप वो छोटी छोटी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपको हर चीज के अप एंड डाउन का आइडिया हो रहा है। Yeah, okay, but what about in this case, जब आपको तो अवेयरनेस है लेकिन अब आप देख रहे थे और वो आपकी फैमिली में है and you know कि यार here's the problem and you want to tell them but you don't know like how to, और वो बंदा is not willing to accept or kind of in denial phase and he's like no I'm okay, there's nothing like that. How you can aware that person in this situation जिसे कोई एक्सेप्टेंस knowledge बहुत नहीं? मुश्किल होती है मैविश, बहुत मुश्किल Yeah. होती है, हर केस में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम। तो इन दैट केस आपने ये नहीं कहना कि आप में ये गलती है या आप में मुझे लग रहा है कि ये मसला है, नो। जैसे हम फ्रेंड्स बैठते हैं, ऐसे आप फ्रेंड्स की तरह एक पेयरिंग करें, उसमें फिर आप अपने देखें, आपने उनमें जो मसला देख लिया, आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये इशू है, जब आप उनको कहेंगे ना नहीं यहाँ पे ये मसला लग रहा है, यहाँ पे तुम है, आपको जाना चाहिए, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं भी क्यों, मुझे क्या मसला है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे कह रही है। नहीं, आप उनको बातों बातों में अपना मतलब वो पूरी सिचुएशन आप खुद से क्रिएट करके दिखाएं, वो सिचुएशन स्टोरी बिल्कुल फेक है, आपको भी पता है,
लेकिन आपने वो पूरी स्टोरी, वो पूरी सिचुएशन खुद पे क्रिएट करनी है और उनके साथ शेयर करनी है। अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये 100% बात है। जब वो आपको थोड़ा सा सोल्यूशन देंगी या करेंगी, या मतलब मेल एंड फीमेल कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, तो वही चीज वो खुद से बैठ के जरूर सोचेंगे। ये एक नेचुरल फैक्टर है। जब वो सोचेंगी तो फिर वो कहेंगी हाँ मुझे भी तो लग रहा है ये मेरे अंदर है। आपने ये उनको ये रियलाइज ही नहीं करवाना कि आप उनको देखते हुए ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल आपने एनवायरनमेंट रखना है, बिल्कुल नेचुरल बात करनी है, सोचना है, डिस्कस करना है। अच्छा अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए तो मुझे क्या करनी चाहिए, यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए तो मुझे क्या करनी चाहिए। अच्छा मुझे लगता है मुझे ये किसी से डिस्कस करना चाहिए। समहाउ होता है कि नेक्स्ट पर्सन में डिस्कस करने की हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं अगर मैंने Yeah. बता दिया तो कोई क्या सोचेगा। तो आपने उनके अंदर ये पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, स्ट्रेंथ लेके आनी है कि भाई शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपने उनको एक देना है कि आपकी जो बात मेरे तक है वो मेरे तक है, ये आगे शेयर नहीं होगी। ये वाली चीज जो है ये लोगों में बहुत देर के बाद आती है। इवन अगर Yeah. आप सेशन भी लेने जाओ, आप काउंसलिंग करने जाओ, तो कुछ लोग हैं वो शुरू में अपने थेरेपिस्ट के साथ भी हर बात शेयर नहीं करते। बड़ी लिमिटेड Yeah. बात करेंगे, हाँ जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ शेयरिंग के साथ। तो फेक स्टोरी आप क्रिएट करें, फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि उनसे रिलेट करता है, उनकी ही सिचुएशन। Okay. Thank you, Ms. Vikram. Okay, moving forward, Miss, I have received a question कि किसी को अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल इलनेस हो, तो उसे एक पागल का लेबल दे दिया जाता है। तो हम उस चीज से कैसे बच सकते हैं इस सोसाइटी में रहते हुए? टैग देते सोसाइटी वाले ही हैं सबसे पहले। आपने नोटिस नहीं करना, आपने अगर दे रहे हैं मेंटल हेल्थ का, तो आप ये देखिए कि जो टैग दे रहा है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप में नहीं है। आजकल अगर हम सोसाइटी में मूव ऑन करें और अगर हम देखें तो मुझे लगता है सब में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम। हम सब ही किसी ना किसी डिप्रेशन में, किसी एंग्जाइटी में। हम लोगों के सबसे ज्यादा तो हम दौड़ में लगे कि बस मैंने भागना है, उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। और हमें अपने घर का नहीं पता होता, हम दूसरों के घरों में और दूसरों को बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं कि अच्छा उसने ये कर दिया, उसने ये ऐसा क्यों किया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। अच्छा वो तो इस बात पे इतने जोर से हंस रही थी, ये तो है ही पागल। अगर वो यहाँ पे गई हुई थी, अच्छा अगर वो किसी डॉक्टर के पास गई हुई थी, इसका मतलब है उसको कोई मसला है। लिव इट, लोगों को कहने दें। आपने देखे, आपको अगर जाके किसी से कोई बात डिस्कस करके डॉक्टर के पास जाके सेशन लेना, काउंसलिंग लेना आपके लिए रिलैक्सिंग है तो है। मैंने अपने सेशन के शुरू में एक बात की थी कि आपके लिए आपकी अपनी जात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। माँ बाप बहुत जरूरी है, बहन भाई बहुत जरूरी है, दोस्त बहुत जरूरी है, लेकिन आपके लिए खुद आप सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आपने कोई भी काम करना है तो आपने अपने आप को खुश करने के लिए करना है। आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो। अब उस चीज में कोई आपको पागल का टैग दे रहा है, कोई कह रहा है इसको जहनी मसला है, इसने ये करना ही करना है, इसके पास इसकी ये आदत है। सम हाउ हमें लोग कहते हैं ये इसकी आदत है, इसने ये ऐसे ही करना है। या हमें किसी के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। तो हाँ ठीक है, मैं हूँ तो मैं हूँ। और जब आप खुद से एक बात पे स्टक हो जाओगे, डट जाओगे और वो काम ठीक होगा, तो आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे कि वही लोग कह रहे होंगे हाँ ये ठीक है, इसको फॉलो करो। हर नेगेटिव बात को, नेगेटिव टैग को आपने पॉजिटिव में खुद से चेंज करना है। लेकिन इस सोच में नहीं बैठ जाना कि हाय उसने मुझे ये कहा तो अब मैं क्या करूं? उसने मुझे ये कहा तो अब मैं क्या करूं? ठीक है उसने मुझे कहा, आप रीजन फाइंड आउट करें उसने मुझे क्यों कहा और उसका कोई सोल्यूशन सोचें। दैट्स इट। Okay, Miss. Thank you. Miss, we have received a question in the chat box. Sometimes it happens to me that I think this moment is already done with me, not clearly. That is, I already visited this place or already met with him or her. अच्छा I think ये these are somehow individual. होता है जी। ये हमारे अपने सब कॉन्शियसनेस, आपके लिए ना हमारा एक माइंड होता है। जैसे कहते हैं मैं सो गई थी और मैं उठी, मैंने ख्वाब देखा। और वो ख्वाब नहीं होता, वो चीज जो सारा दिन आपके माइंड में होती है वही चीज आप रात को सोचते हो तो तब भी आपके माइंड में होती है। तो समटाइम आपको लग रहा होता है जैसे ये काम मेरे साथ पहले हो चुका है, मैं इस जगह पे पहले आई हूँ। कोई ऐसी चीज होती है कि जो आपके साथ आपके पास्ट में आपसे रिलेट कर रही होती है, या उस चीज के बारे में आपने बहुत ज्यादा सोचा होता है और ये
सम टाइम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा होता है कि मुझे लगता है अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है मुझे समझ नहीं आ रही। मैं रात को सोई थी, मुझे ये ख्वाब आया, ये मुझे ख्वाब क्यों आया? कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट कॉन्शियस के अंदर वो चीज एक किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट कर रही होती है और हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और जब वो चीज स्टक हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा, कोई तो इशू कुछ तो है। हम सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें वो चीज समझ नहीं आ रही होती और हमें वो याद भी नहीं आती। मैं यहाँ पे पहले आई हुई हूँ, मैं पहले इससे मिली हुई हूँ, मैंने ये जगह पहले कहीं देखी हुई है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मुझे लगता है कि मैं इसी तरह पहले हंस रही थी, मेरे साथ यही लोग खड़े हुए हुए थे। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में हमारे साथ ये वो चीजें गुजर के गई होती हैं और वो फिर से चीज हमारे सामने जब उससे मिलती जुलती भी आती है तो हम कहते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बहुत से लोग हमारे पास से गुजरते हैं, बहुत सी क्लास फेलोज होते हैं, और जब इन फ्यूचर हम कहीं पे जाते हैं तो उस तरह का हम कहते हैं इसको मैंने कहीं देखा है। मदिहा अजीम कह रही हैं कि वी कांट हियर, तो ये चीज उससे रिलेट करती है, लेकिन आप इसको मेंटल हेल्थ इलनेस से रिलेट नहीं कर सकते। मिस, इसे हम डेजा वू का भी तो एक टर्म होती है ना, उससे रिलेट हम कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मिस। देयर इज अनदर क्वेश्चन कि अगर एक किसी को मेंटल इलनेस है कोई, लेकिन उसने ट्रीटमेंट लिया और क्योर हो गई है, तो कितने चांसेस हैं या क्या चांसेस हैं कि वो दोबारा रिलैप्स कर सकता है इंसान? देखिए, मैंने स्टार्ट में कहा था इट्स डिपेंड ऑन सिचुएलिटी। अगर तो इतना ज्यादा नहीं है और उनको मेंटेन करना है, देखिए थेरेपी अगर वो ले रही है तो थेरेपी में होता है कि आपके सेशन चलते रहते हैं। स्टार्टिंग में आपके 1-on-1 सेशन बिल्कुल कंटिन्यू होते, तो उसके बाद आपके आफ्टर 1 जब आपको पता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है उस चीज की, बहुत कम चांस होता है कि आप दोबारा उस सिचुएशन में वापस आओ, क्योंकि जब आप उसका ट्रीटमेंट लेते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा आपको सोल्यूशन और वेज मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप कह लें कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ आपका एक सेशन फिर दोबारा से होता है, जिसमें आप अपनी रैंडम बातें डिस्कस करते हैं और आपको आपका थेरेपिस्ट ही, आपका काउंसलर ही उस सिचुएशन में वापस ले आता है। ये आपकी चीजें ये बहुत है, ये देखा हुआ है मैंने कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ये स्टार्ट किया था, उसके बाद दोबारा से वो दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाता है और आप जिसे कहते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अवर्सिव हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि वो फिर दोबारा से उस सिचुएशन के साथ इन टच नहीं होते और उनको उस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन अगर आपके सेशंस, आपका जो ट्रीटमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली बेस पे हुआ हो, आपने बीच में उसको कहीं से भी आपका गैप ना आया हो, और उसके बाद जब आप कंप्लीटली ठीक हो गए, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि जी हम ठीक हो गए, लेकिन थेरेपिस्ट हमें कह रहे होते हैं कि नहीं अभी आपको जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं नहीं मुझे लग रहा है कि मैं ठीक। लेकिन जब तक हमारा वो कम्प्लीटली एक आप कहने प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट नहीं होता, और अगर हम उसको दरमियान में ही रोक देते हैं ना तो वो दोबारा से रिग्रेशन आता है, और जब वो आता है तो उसको ठीक होने में डबल टाइम लगता है, वो टाइम नहीं लगता आपको, फिर वो डबल स्ट्रेस और डबल प्रॉब्लम। बिल्कुल मिस। ओके, ऑल राइट मिस, वी हैव अनदर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड आई थिंक इट्स द लास्ट वन. Oh, I often forget things in conversation, but at that time I remember when I talk with others. But after some time, I forgot these things and conversation. Okay. I think it's related to memory. या Okay, जी. नहीं आप बताएं हफ्सा। नहीं, मैं वैसे ही कही थी कि मेमोरी रिलेटेड ही है कि अगर आप कभी किसी एक चीज को ज्यादा आप अटेंशन देके ना देखें या फिर सुने तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली याद भी नहीं रहती। राइट, ये रीजन भी है, और मुझे लगता है एक और रीजन भी होता है कि हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती जब चीज, और लेकिन और जब हमारा माइंड डबल होता है, हम लोग डबल अटेंशन दे रहे हो, हम लोगों का ध्यान, इसे कहते हैं ना हम डिप्रेशन में होते हैं और हम लोग चीज सोच रहे होते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा ये काम होने वाला ही होने वाला है, या किसी ने आना है, या मैंने किसी से बात करनी है, या उसने मुझे फोन नहीं किया, या घर वो नहीं अभी तक आया, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो फिर हमारा माइंड जब बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजों की तरफ होता है, तो हम अगर किसी से कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारा हम कहते हैं जी क्या कहा आपने, और आप बात करते करते क्योंकि आपकी टोटल आपकी इंटेंशन जो होती है वो कहीं और होती है, और आप फिर उस बात पे फोकस नहीं करते और आप बात करते करते खुद ही भूल जाते हो। ये जब आपके माइंड में बर्डन बहुत ज्यादा होता है, जब आप बहुत ज्यादा बर्डनाइज होते हो ना तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीपल चीजों में जब आप फंसे हो।
रिलैक्स करें और अपना फोकस एक टाइम पे एक ही चीज पे रखें। जब आपका फोकस, और जब आप अगर कुछ कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा अपना इनपुट दे रहे हो, अपने 100% से भी ज्यादा जब आप किसी चीज पे इनपुट दे रहे हो ना, और आपको वहां से वो चीज का फीडबैक आउटकम नहीं मिलता, जब आपको कि अच्छा मुझे आउटकम नहीं मिल रहा, मैंने इनपुट इतना दे दिया, अच्छा मैंने और करना है, मैंने और करना है, अगर मैं ये करूंगी तो घर वाले और खुश होंगे, अगर मैं ये करूंगी तो बच्चों का फ्यूचर और अच्छा होगा, अगर मैं ये करूंगी तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो इतना मल्टीपल चीजों के बारे में जब अपने आप अपने माइंड को बर्डनाइज कर देते हो, तो आप किसी एक चीज पे भी फोकस नहीं करते, तो इस वजह से आप हर चीज भूल जाते हो। Okay, Miss. I think you've answered all the questions. Does anyone have any other question? Then I shared this matter with the doctor, who said that when our mind is busy after doing continuous work and things are done on their time, but we react, realize later. Right? But ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, we feel frustrated too. Yes. Okay. किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है या कंसर्न है तो यू कैन आस्क मिस जिक्रा. So I think that's all, Miss. Thank you so much for being here and giving us your precious time. We would surely, हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह और सेशंस रखेंगे. ऑन कैंपस एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएं तो इंशाल्लाह हम ऑन कैंपस भी सेशन रखेंगे, क्योंकि आप हमारे मेंटोर हैं क्लब की, तो आपके साथ भी रहेगा इंशाल्लाह. Thank you. Thank you so much, Miss. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.